हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट इस लेक्चर में जो लास्ट ईयर डी ट्रिपल एस बी ने एनटीटी का एग्जाम लिया था और इस एग्जाम में जो मैथ के 20 क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन देखते हैं। और ये वीडियो स्टूडेंट उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी जो डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम टीचिंग पोस्ट के लिए हो या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हो। इससे पहले स्टूडेंट अपने डी ट्रिपल एस बी ने जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम लिया था उसके मैथ का सॉल्यूशन देख चुके हैं। और जिस स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा, आप जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यदि a प्लस बी की वैल्यू 70 है और a माइनस बी की वैल्यू 30 है तो a इंटू बी की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट आप दो या तीन तरीकों से बना सकते हैं। एक तरीका तो वो जो आपने सिक्स्थ और सेवंथ क्लास में सीखा होगा, वो तरीका थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है। अपने इसको दूसरे तरीके से करेंगे। अपने पास एक बार तो इनका सम दे रखा है a प्लस बी, यानी दो वेरिएबल हैं। एक बार तो उनका सम दे रखा है और एक बार उनका सब्सट्रैक्शन दे रखा है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको जो सम दे रखा है उनको एक बार तो हाफ ऑफ कर लीजिए, यानी 70 है, एक बार उसको 35 और एक को 35 कर लीजिए। यानी अपने पास दो वेरिएबल हैं, एक को 35 दे दीजिए और दूसरे को भी 35 दे दीजिए। और जो अपने को सब्सट्रैक्शन दे रखा है उसको भी हाफ कर लीजिए, 15 और 15। एक बार तो इसको प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए। यानी एक बार तो अपने को 50, यानी एक वेरिएबल तो 50 मिल गया और एक वेरिएबल 20 मिल गया। यानी यहां से अपने को दोनों वेरिएबल फाइंड हो चुके हैं। तो आप दोनों का मल्टीप्लाई निकाल सकते हो। यहां मैंने आपका सॉल्यूशन कर रखा है। देखिए 70 को मैंने पहले दो भागों में तोड़ रखा है, यानी एक को 35 और दूसरे को भी 35। उसके बाद जो सब्सट्रैक्शन दे रखा है 30, उसको भी मैंने हाफ ऑफ कर लिया। एक बार तो एक में जोड़ दिया और एक बार में घटा दिया। तो यहां से अपने को दोनों वेरिएबल मिल गए हैं और दोनों वेरिएबल को अपने मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लास्ट में मल्टीप्लाई पूछा था। तो 50 इंटू 20, तो यहां से 1000 अपना आंसर आ चुका है, जो कि डी ऑप्शन है। एक तरीका तो स्टूडेंट ये है। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या होगा। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले, एक बार तो सम दे रखा हो और एक बार सब्सट्रैक्शन दे रखा हो, तो आप क्या कीजिए, जो वैल्यू दे रखी है उनको जोड़ दीजिए। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 100 आता है, उसका हाफ कर दीजिए और जैसे ही हाफ करता हूं तो आंसर आएगा 50। और जो 50 आंसर आएगा वो हमेशा बड़ा वेरिएबल होता है। तो एक वेरिएबल तो क्या होगा 50। तो यहां से अपने दूसरा वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों वेरिएबल का सम 70 है। अगर एक वेरिएबल 50 है तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा 20। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और हमारा आंसर होगा 1000। ये दूसरा तरीका था। और तीसरा तरीका आप जो अपने सिक्स और सेवंथ स्टैंडर्ड में देखा होगा वो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5/8 से विभाजित होने वाली संख्या को, यदि 5/8 से विभाजित होने वाली संख्या को 5/8 से गुना कर दिया जाए तो त्रुटि प्रतिशत क्या होगा। देखिए, एक संख्या है, एक संख्या थी, उसको अपने क्या करना था, 5/8 से डिवाइड करना था। लेकिन अपनों ने क्या कर दिया, उस संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको ध्यान है आंसर में एक एरर आना था। अपने को वही एरर फाइंड करना है कि क्या आएगा वो एरर और उसका एरर का परसेंटेज क्या होगा। तो अब ये जो मैंने संख्या मानी है n, यहां तो n है, तो आप क्या करोगे, जो अपने को यहां डिजिट दे रखे हैं 5 और 8, उनका एलसीएम फाइंड कर लीजिए। तो 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा 40। तो मैं एक नंबर मानता हूं 40। क्या मानता हूं 40। उस 40 में पहले तो मुझे क्या करना था, उस 40 में मुझे पहले 5/8 का डिवाइड करना था। ठीक है, लेकिन मैंने डिवाइड नहीं किया, मैंने क्या कर दिया, 40 में 5/8 का मल्टीप्लाई कर दिया। और मुझे बताना है कि यहां एरर क्या होगा। तो देखिए, मैंने नंबर मान लिया, नंबर 40। 40 को मैंने क्या कर दिया, भाग दे दिया। 40 में क्या किया, 5/8 का मैंने डिवाइड कर दिया।
तो ये 8 ऊपर चला गया, तो 40 इंटू 8/5, तो ये 8 पर कट गया, 8 8 64, तो आंसर आ गया 64। आना था 64, लेकिन मैंने क्या कर दिया, डिवाइड करना था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई से आंसर देखिए, 40 को मैंने 5/8 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 5 पर कट गया, तो आंसर क्या गया, 25। आना चाहिए था 64, आ क्या गया 25। तो एरर देखिए कितने का आ गया, एरर आ गया 39 का। कितने का आ गया, एरर 39 का। और कितने पे आ गया, 25 पर। और अपने से पूछा लास्ट में एरर परसेंटेज क्या होगा, एरर तो आया 39 का, दोनों का डिफरेंस देखिए 39 आ गया, और कितने पे आया, 25 पर। और एरर परसेंटेज, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 चौका 100, तो लास्ट में मेरा आंसर क्या गया, 39 इंटू 4, यानी 150% क्या हो गया, एरर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7:8:9:10 के अनुपात में ए बी सी डी के बीच की राशि वितरित की जाती है। यदि सी बी से 500 रुपए अधिक प्राप्त करता है तो डी कितना रुपया प्राप्त करता है। अब देखिए, एक मनी है, उसको अपने को इन चारों व्यक्तियों में डिवाइड करना है, और अपने पास रेशो दे रखा है। कितना दे रखा है, रेशो 7:8:9:10, यानी ए बी सी डी में रेशो डिवाइड कर रखा है। लास्ट में पूछा है कि डी को कितना अमाउंट प्राप्त होता है, और एक अपने पास और कनेक्शन दे रखा है, कहता है सी बी से 500 रुपए अधिक प्राप्त करता है। सी है वो बी से 500 रुपए अधिक प्राप्त करता है, यानी सी और बी के बीच में जो धनराशि का डिफरेंस है वो कितने का है, 500 का। तो देखिए अपने क्या करेंगे, अपने पास सी और बी के बीच में कितने रुपए का अंतर है, 500 का। यहां अंतर दे रखा है 500 रुपए का, लेकिन यहां रेशो का अंतर देखिए, रेशो का अंतर दे रखा है 1। यहां अंतर रेशो में 1 दे रखा है, और यहां रुपए में कितना दे रखा है, 500। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी 500। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 500। यहां से अपने को पूछा है कि डी कितना रुपया प्राप्त करता है, तो डी के पास कितनी यूनिट है, डी के पास है 10 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 500, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 500 मल्टीप्लाई 10, यानी कितनी आ गई, 5000। तो डी को कितने रुपए प्राप्त होते हैं, 5000। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी दोनों को मिलाकर उसके पास 3500 रुपए हैं, यानी ए और बी दोनों के पास कितने रुपए हैं, 3500 रुपए हैं। यदि ए की राशि का हाफ बी की राशि के 2/3 के बराबर हो तो ए के पास कितनी राशि है। तो सबसे पहले अपने पास दे रखा है ए और बी दोनों के पास कितने रुपए हैं, 3500। आगे उसने बोला है कि ए की राशि का हाफ, यानी ए है उसके पास कुछ ना कुछ राशि है, उसका हाफ बी की राशि के 2/3 के इक्वल है। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से ए और बी का मैं रेशो निकाल सकता हूं। तो यहां से मैंने अपने पास ए इंटू हाफ दे रखा है और बी इंटू 2/3 दे रखा है। तो यहां से मैं ए अपॉन बी निकाल सकता हूं, कितना निकल गया, 2/3 इंटू 2/1, यानी 4/3 निकल चुका है। यहां से मैंने ए और बी में क्या निकाल लिया, रेशो निकाल लिया। तो यहां से ए और बी का रेशो कितना आ गया, 4/3। एक बार तो अपने को यहां दे रखा है सम, ए और बी का सम कितना है, 3500 रुपए, और ए और बी का रेशो कितना दे रखा है, ए अपॉन बी का रेशो दे रखा है 4:3। तो सम का रेशो का सम देखिए 7, यहां अमाउंट का सम तो 3500 है और रेशो का सम देखिए कितना है, 7। तो दोनों को मैंने बराबर रख लिया। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3500 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट अपने, 7 यूनिट की वैल्यू होगी 3500 रुपए। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू होगी 3500/7, तो ये 5 पर कट गया, तो यानी एक यूनिट की वैल्यू होगी 500। उसने पूछा था ए के पास कितनी राशि है, हाउ मच डज ए हैव। तो ए के पास कितना यूनिट है, ए के पास है 4 यूनिट। तो
मैं 500 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां से 2000 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 30,000 रुपए का मूलधन 36,000 रुपए हो जाता है, तो 2 वर्ष के लिए उतने ही मूलधन पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट आपको साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर बता देता हूं। देखिए, एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट तो वो होता है जैसे अपने किसी से कोई अमाउंट उधार लिया कुछ टाइम के लिए, अपने कुछ अमाउंट उधार लिया कुछ टाइम के लिए और उसके बदले में अपने उनको एक राशि चुकाते हैं हर मंथ, उसको बोलते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। वो तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है कंपाउंड, जो सिंपल इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगा देता है उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सबसे खतरनाक इंटरेस्ट होता है। यानी एक तो सिंपल इंटरेस्ट, मान के चलिए मैंने 500 रुपए किसी से उधार लिए, 500 यानी 5,000 रुपए किसी से व्यक्ति से उधार लिए 2 वर्ष के लिए 1% पर, तो मेरा जो पर मंथ की राशि आएगी ना स्टूडेंट, वो आएगी 100 रुपए। क्या आएगी? 100 रुपए। यानी हर मंथ मुझे उसे 100 रुपए देने होंगे। लेकिन ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, यानी मैंने 5,000 लिए थे तो पहले मंथ मैंने 100 दिए एसआई में, दूसरे मंथ भी मैंने क्या दिए? 100 दिए, तीसरे मंथ भी मैंने क्या दिए? 100 दिए। लेकिन सीआई में क्या होता है, पहले वर्ष का एसआई और सीआई तो क्या होता है? सेम होता है। यानी पहला जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वो तो सेम होता है, लेकिन दूसरे साल में जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो भी सेम होता है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, वो 100 तो होना था, 100 से कुछ ज्यादा होगा। यानी इस 100 पर भी ब्याज लगेगा। जो पहले साल का अपने पास इंटरेस्ट है ना, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है? इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेता है। तो यहां से एक बात आपको समझनी है, जो पहले साल का एसआई और सीआई होता है ना, वो बिल्कुल सेम होता है। वो इसी क्वेश्चन में अपने को यूज करेंगे उस चीज को। क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज 5 वर्ष में 30,000 रुपए का 36,000 हो जाता है। यानी 30,000 लिए थे और वो कितना बन जाता है? 36,000। यानी सीधा सीधा पता चल रहा है 30,000 लिए थे और 36,000 बन रहे हैं, यानी 6,000 रुपए का ब्याज बन रहा है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। तो 2 वर्ष के लिए उतने ही मूलधन पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो देखिए, यहां से पहले मैं क्या करता हूं, मेरे पास टाइम दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, तो यहां से मैं रेट निकाल लेता हूं। अब रेट आप देखो क्यों निकाल रहा हूं, तो प्रिंसिपल 30,000, अमाउंट 36,000, तो जो डिफरेंस आ गया ना वो हमारा क्या होता है? एसआई। और टाइम कितना दे रखा है? 5 वर्ष। तो यानी रेट निकाल लिया स्टूडेंट मैंने यहां से। आपको ध्यान है, सिंपल इंटरेस्ट में रेट निकालना बहुत ईजी होता है। आपके पास एक फॉर्मूला होता है, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहां से मैं आर को इधर रखे बाकी सारों को उधर ले जाऊंगा, तो मैंने यहां से आर निकाल लिया। अगर मैं आर निकालता हूं तो यहां से आर आएगा 30 से 30, ये कैंसिल हो चुके हैं, ये 5 पर कट चुका है और ये 4 पर कट जाएगा। तो यानी यहां से आर मेरा कितना आ गया? 4%। क्या आ गया? 4%। अब अपने आर कहां यूज करूंगा ये देखिए। अब 5 वर्ष के लिए ब्याज कितना निकला मेरे से? 30,000 रुपए का 36,000 हो गया, यानी 5 वर्ष में ब्याज मिला मुझे 6,000 रुपए। कितना? 6,000 रुपए। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा? 6,000 अपॉन 5, यानी हर साल मुझे 1,200 रुपए देने हैं उसको, तभी तो 5 वर्ष में 6,000 बनेंगे ना। तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया? एक वर्ष का ब्याज लगा मेरा 1,200। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पहले साल का एसआई और सीआई सेम होता है। तो पहले साल का एसआई और सीआई क्या होता है? सेम होता है। तो पहले साल का जो ब्याज लगा वो तो कितना आ गया? 1,200 रुपए। और इसमें भी कितना आ गया? 1,200 रुपए। लेकिन इसने पूछा 2 वर्ष के लिए सीआई बताइए, तो एसआई तो दूसरे साल भी सेम रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा? 1,200 तो रहेगा। इस 1,200 पे भी परसेंट निकालना है अपने को, और इस 1,200 पर परसेंट निकालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? रेट होना चाहिए। तो रेट कितना निकला था? 4। तो मैंने 4 से रेट निकाल लिया, तो यहां से 12 चौके 48, यानी 1,200 तो लगा, उस पर 48 और लगा,
तो देखिए पहले साल का 1200 दोनों का सेम आया, इसका भी 1200 सेम आया, इसमें दूसरे साल में 1200 आया, लेकिन इसमें से 1200 तो आया आया और इस 1200 पे 4% और निकाला, 4% निकाला तो कितना आ गया 48। तो 1200 1200 2400, 2400 और 48 कितना गया 2448, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है स्टूडेंट, हाल ही में अपनों ने DSSS के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उससे जुड़ सकते हैं। और जो पहला टेस्ट है स्टूडेंट वो 19 जनवरी को लिया जाएगा 12 बजे, और इसमें आपको जो कॉमन पेपर है उसी का टेस्ट लिया जाएगा, और ये टेस्ट उन्हीं के लिए हेल्पफुल है जो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग पोस्ट के लिए हो या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हो। और इसमें जो लेबल रहेगा वो सभी एग्जाम को मद्देनजर रखकर रखा जाएगा। तो इसमें आपको हिंदी में क्या करना है, हिंदी में पढ़ना है आपको स्वर संधि, ओनली संधि में स्वर संधि पढ़नी है, और लिंग और वचन, हिंदी में 3 चीजें पढ़नी है। और पेपर का जो सेटल होगा वो बिल्कुल जिस प्रकार DSSB लेता है उसी प्रकार पूछा जाएगा। और लास्ट ईयर भी मैंने इसी प्रकार का पैटर्न रखा था और काफी बच्चों को हेल्प मिली थी उससे। और जीके में आपको क्या पढ़ना है, फोक डांस पढ़ना है, लोक नृत्य और संविधान समितियां यानी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो हैं वो सारी पढ़नी है। और दिसंबर मंथ का करंट अफेयर, कौन से मंथ का, दिसंबर मंथ का। और इंग्लिश में आपको ये चीजें पढ़नी है, सिनोनियम एंटोनियम, फिल इन द ब्लैंक और स्पेलिंग मिस्टेक। आप स्पेलिंग मिस्टेक को छोड़ दीजिए, ये आजकल बहुत कम पूछी जाने लगी है। आपको 3 चीजें पूछनी है या पढ़ के आनी है, सिनोनियम एंटोनियम, फिल इन द ब्लैंक। और मैथ में आपको 2 टॉपिक जो लगभग आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन देंगे, चाहे वो एग्जाम किसी भी लेवल का हो, PRT TGT PGT नॉन टीचिंग पोस्ट। तो LCM और सिंप्लीफिकेशन। और रीजनिंग में आपको लगभग 3 क्वेश्चन देंगे, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और रैंकिंग। आपको 12 बजे एग्जाम लिया जाएगा और लगभग 5 बजे उसका सोल्यूशन यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। और आपको एग्जाम जो मिलेगा वो हमारा टेलीग्राम चैनल है DSSB एग्जाम प्रिपरेशन, जिसका लिंक आपको स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको टेस्ट के अलावा एक तरह से पोल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन आपको इतने हेल्पफुल रहेंगे। बहुत बार मैं जो पोल में क्वेश्चन पूछता हूं वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि सिलेबस को अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और दूसरी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। वे एक बिंदु से चलना शुरू करती हैं, तो 1 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। आपके पास क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट दे रखा है अपने पास, यहां से 2 ट्रेनें निकलती हैं, एक ट्रेन A और एक ट्रेन B। इस ट्रेन की जो स्पीड है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में ये 90 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब यह है कि 1 किलोमीटर में कितनी दूर तक चलती है, 90 किलोमीटर। और दूसरी ट्रेन 1 सेकंड में 30 मीटर चलती है। यहां घंटा दे रखा है और यहां सेकंड दे रखा है, यानी दोनों जो अपने पास डिजिट हैं यानी जो विमय हैं वो अलग अलग दे रखी हैं, जो सरनेम है। यहां तो अपने में घंटों में बात कर रहा है, यहां सेकंड में बात कर रहा है, यानी ये तो 1 घंटे में 90 किलोमीटर चलती है ट्रेन और ये 1 सेकंड में 30 मीटर चलती है। तो पहले तो इन दोनों को अपने सेम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सेम, यानी इसको भी मैं मीटर प्रति सेकंड में। लास्ट में क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है, कहता है एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं तो 1 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो जब ये चलना स्टार्ट करेंगी और चलने के बाद जब 1 मिनट होगा तो इनके बीच की दूरी बताइए क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं अपने। क्वेश्चन है अपने पास ए ट्रेन है, उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति हावर्स, यानी 1 घंटा, 1 घंटा यानी 60 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 90 किलोमीटर। तो 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी,
90 किलोमीटर अपॉन 60। अगर मैं इसको काटता हूं तो 1.5 किलोमीटर आता है। तो एक मिनट में वो 1.5 किलोमीटर चलती है। एक घंटे में कितना चलती है? 90 किलोमीटर। एक घंटा माने 60 मिनट। तो एक मिनट में कितना हो गया? 1.5 किलोमीटर। कितना हो गया? 1.5 किलोमीटर। और इस 1.5 किलोमीटर को मैं 1500 मीटर लिख सकता हूं। ये तो किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 1000 का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1500 मीटर आ गई। यानी ए ट्रेन की स्पीड तो मैंने एक मिनट में निकाली। ए ट्रेन एक मिनट में 1500 मीटर चल रही है। और बी ट्रेन देखता हूं, बी ट्रेन देखिए वो एक सेकंड में 40 मीटर चल रही है। कितना चल रही है? 40 मीटर में। और अपने को एक मिनट बाद तय करना है तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आपको पता है कि 60 सेकंड माने एक मिनट। तो एक सेकंड से 60 सेकंड जा रहे हैं तो इधर भी मैं 60 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब 60 का मल्टी सॉरी 30 था, ये कितना था? 30। तो इसको भी मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ गया? 1800 मीटर। कितना आ गया? 1800 मीटर। यानी जो ए ट्रेन है स्टूडेंट वो तो 1500 मीटर चल रही है और बी ट्रेन 1800 मीटर चल रही है एक मिनट में। तो दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी? दोनों के बीच में दूरी होगी 300 मीटर की। कितनी होगी? 300 मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक घन के सभी पक्षों में 10% की वृद्धि होती है तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आपको पता है एक घन के सभी पक्ष, आपको पता है घन में 3 पक्ष होते हैं, एक तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तीनों में 10-10% की वृद्धि कर देते हैं तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान के चलिए पहले लंबाई कितनी थी? लंबाई 10 थी। मान के चलिए चौड़ाई कितनी थी? 10 थी। और ऊंचाई कितनी थी? 10 थी। अपने पहले अभी परिवर्तन नहीं किया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी 10 10 10। तो मैंने क्या कर लिया, यहां से आयतन ज्ञात कर लिया। और आपको पता है कि घन का आयतन या वॉल्यूम निकालने का तरीका होता है L इंटू बी इंटू एच। तो मैंने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1000 आ गया। यानी अभी तक मैंने कोई वृद्धि नहीं की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में। और यहां से मेरा वॉल्यूम कितना आ गया? 1000। अब वो क्या बोल रहे हैं कि तीनों पक्षों में 10% की वृद्धि कर दो। यदि मैंने लंबाई पहले 10 थी उसमें 10% और बढ़ा देता हूं तो 10 का 10% निकालू तो कितना आता है? 1 आता है। यानी पहले 10 थी अब कितनी होगी? 11। लंबाई भी 11 हो जाएगी, चौड़ाई भी 11 हो जाएगी और ऊंचाई भी 11 हो जाएगी। तो यानी नई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी आ गई? लंबाई 11 आ गई, चौड़ाई भी 11 आ गई और ऊंचाई भी कितनी आ गई? 11 हो गई। अब मैंने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है तो 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 तो कितना का? 1331। यानी पहले जो 1000 था स्टूडेंट वो अब कितना हो गया? 1331। पहले जब मैंने 10-10 माना था तब तो 1000 था, फिर मैंने 10% की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया? 1331। तो अपने पास जो डिफरेंस आया वो 331 का आया। कितने परसेंट पर? कितने पर? 1000 पर। और अपने को परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जीरो से 2 जीरो कट गई तो 331 में 10 का भाग दिया तो कितना आ गया? 33.1%। एक तरीका तो स्टूडेंट ये है। दूसरा तरीका, यदि आपको आपने में मेरा परसेंटेज का चैप्टर देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 डायमेंशन में यदि वृद्धि हो रही है, अपने पास यहां डायमेंशन कितने? 3। और मैंने आपको बताया था कि 2 डायमेंशन में यदि लगातार वृद्धि हो रही है तो उसको निकालने का एक तरीका बताया था। यहां डायमेंशन तो 3 है, 2 डायमेंशन यानी मान के चलिए 2 डायमेंशन है ए और बी, दोनों में वृद्धि हो रही है तो उनको निकालने का तरीका बताया था मैंने। पहले पहलों को तोड़ दीजिए, 10 प्लस 10 देन 10 इंटू 10 अपॉन 100 कर दीजिए तो यहां से मेरा आ गया 21%। कितना आ गया? 21%। 2 डायमेंशन में तो कितना आ गया? 21। अब एक डायमेंशन और रह गया, वो कितना? 10। 21%, 10% प्लस 21 इंटू 10 अपॉन 100। यहां से तो ये 31 आ गया, एक जीरो से जीरो कट गई। और यहां कितना आ गया? 2.1। 31 प्लस 2.1 कितना आ गया? 33.1। तो इस तरीके से भी अपने अपने
आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई वो निकाल सकते हैं। आप परसेंटेज का लेक्चर देखोगे तो वहां आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किसान अपने फार्म में मुर्गियों और घोड़ों को रखता है। एक किसान अपने फार्म में मुर्गियों और घोड़ों को रखता है। कुल मिलाकर उसके पास 35 जानवर हैं, जबकि उनके पैरों की कुल संख्या 100 है। तो उसके पास कितने घोड़े हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के एग्जाम में खूब पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को अपने दो तरीकों से बना सकते हैं। तो देखिए, यहां अपने को एक चीज नोटिस करनी होती है। एक तो दो पैर वाले जानवर और एक चार पैर वाले जानवर। यहां अपने पास दो प्रकार के जानवर दे रखे हैं, एक तो मुर्गी और एक घोड़े। आप इनमें से देखिए कि चार पैर किसके हैं? चार पैर हैं घोड़ों के। किनके हैं? घोड़ों के। और दो पैर किसके हैं? मुर्गियों के। यहां से सबसे पहले आपको यह चीज नोटिस करनी होती है, निकालना होता है दो और चार पैर। तो यहां से आप क्लियर हो चुका है दो और चार पैर किसके हैं। और उसके बाद आपको नोटिस करना होता है कि अपने पास सिर कितने हैं और पैर कितने हैं। तो देखिए, यहां अपने पास 35 सिर हैं। अब आप कहोगे सिर तो दिया ही नहीं हुआ सर। तो आप ये तो पता कर सकते हैं ना कि जानवर 35 हैं और प्रत्येक जानवर का एक ही सिर होता है। तो यहां पर अपने पास सिर कितने दे रखे हैं? 35। और पैर कितने दे रखे हैं? 100। यानी आपने सिर भी फाइंड कर लिया और पैर भी फाइंड कर लिया। अब अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। अपने से पूछा है कि कितने घोड़े हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से अपने डायरेक्ट चार पैरों वाला जानवर निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है? पैरों की संख्या माइनस सिर इंटू 2/2, ये फॉर्मूला लगाना होता है। तो देखिए, फॉर्मूला कैसे निकालना है? पैरों की संख्या माइनस 2 गुना सिर बटे 2। यहां से जो भी आंसर आएगा वो चार पैरों वाला आएगा। कितने पैरों वाला आएगा? चार पैरों वाला। तो करके देखें, पैरों की संख्या कितनी दे रखी? 100। 100 में से अपने को क्या घटाना है? 2 गुना सिर। अब सिर तो दे नहीं रखे, लेकिन जानवरों की संख्या कितनी है? 35। तो प्रत्येक जानवर का एक सिर होता है। तो तो 35 सिर हो गए। तो 35 दूना कितने हो गए? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना था 70। उसको किससे भाग देना? 2 से। 100 में से 70 गए, कितने बचते हैं? 30। 30 में 2 का भाग दिया तो कितने आ गए? 15। यानी यहां से मेरे पास जो 15 निकले हैं वो चार पैर वाले जानवर निकले हैं। और चार पैर वाला कौन है? घोड़ा। तो लास्ट में अपने से उनसे उसने ये पूछा था कि घोड़ों की संख्या कितनी है। तो सीधा ही अपने पास आंसर आ गया 15। तो ऑप्शन नंबर बी। और कभी कभार वो पूछ लेता तो मुर्गियों की संख्या बताइए। तो आपके पास ये तो पता है ना 35 जानवर हैं। 35 में से चार पैर वाले कितने? 15। तो पीछे दो पैर वाले कितने रह गए? 20। तो यहां से अपने निकाल सकते हैं चार पैर वालों जानवर और दो पैर वाला जानवर। एक तरीका और है जो मैंने आपने परसेंटेज वाला और मेरा नंबर सिस्टम वाला वीडियो देखा हुआ, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में एक दंपति और उनके चार बच्चे हैं। कहते हैं एक परिवार में एक दंपति और चार बच्चे हैं। दंपति माने हस्बैंड और वाइफ, दो ये हो गए और चार बच्चे, यानी कितने संख्या होगी? 6 पर्सन। यानी एक परिवार में 6 पर्सन हैं। 7 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु 25 वर्ष थी। यानी 7 साल पहले ये जो 6 व्यक्ति हैं इनकी औसत आयु कितनी थी? 25। एक वर्ष पहले पत्नी और बच्चे, पत्नी मतलब एक और बच्चे मतलब चार, कितने हो गए? 5। तो पांचों की औसत आयु कितनी थी? 28। तो पति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपको ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं, लेकिन आपको 4 वर्ष पहले दिया होगा, 5 वर्ष पहले दिया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको खूब सारे मिले होंगे जिसको बोलते हैं एज प्रश्न। तो आपको क्या करना है? अपने को पहले तो दे रखा है, ये पता करना है कि कैंडिडेट कितने हैं। तो कैंडिडेट पहली बार तो दे रखे हैं 6। कितने दे रखे हैं? 6। और दूसरी बार कितने दे रखे हैं? 5। तो पहली बार से अपने टोटल आयु निकालते हैं। अगर आपने एवरेज का फॉर्मूला देखा होगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज अपॉन टोटल अपॉन नंबर। ये एवरेज का एक फॉर्मूला है। आपको ध्यान होगा औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहां से 7 साल पहले की जो औसत आयु दे रखी है वो 25 वर्ष है। कितने? 7 साल पहले। 7 साल पहले ये चीज आपको नोटिस करनी है। 7 साल पहले। तो औसत आयु का फॉर्मूला होता है ना कुल आयु बटे संख्या।
तो औसत आयु तो दे रखी है, ये मैं यहां से औसत आयु का फॉर्मूला लगा रहा हूं। औसत आयु तो दे रखी है 35, कितनी 7 साल पहले 25, और कुल आयु अपने को पता करनी है। कुल आयु अपने को नहीं पता, संख्या कितनी दे रखी है, संख्या है 6। तो जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा 25 गुना 6 कितने होते हैं 150। तो 7 साल पहले इन छयों की कुल आयु कितनी थी 150, कितने 7 साल पहले। यानी वर्तमान आयु तो ये है, लेकिन वर्तमान आयु से 60 साल पहले इन छयों प्राणियों की आयु कितनी थी 150 वर्ष। कितनी थी 150 वर्ष 7 साल पहले। अगर इनको वर्तमान में लाना है तो सभी में 7 7 जोड़ने पड़ेंगे ना, 7 पिता की बड़ी है, 7 पत्नी की बड़ी है, 7 चारों बच्चों की बड़ी है, 7 7। तो यानी 7 वर्ष से अगर वर्तमान में लाना होगा तो 42 जोड़ना पड़ेगा। तो वर्तमान आयु का टोटल कितना हो गया 192। कितना हो गया 192। तो वर्तमान आयु यहां से मेरे पास निकल गई, इन छयों की कितनी निकल गई 192, जिसमें पति पत्नी और चारों बच्चे हैं। अपने को दिया था 7 साल पहले औसत आयु कितनी थी 25, किनकी इन 6 जनों की, याद रखना, एक दंपति और 4 बच्चे। तो औसत आयु का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहां से कुल आयु निकाल ली, संख्या को औसत आयु से मल्टीप्लाई कर दिया 150। ये 150 तो वो आया जो वर्तमान आयु से 7 साल पहले थी, वर्तमान आयु से 7 साल पहले थी। तो 7 7 तो सभी की बड़ी, 7 पत्नी की, 7 बच्चों की, 7 पिता की, 7 दूसरे बच्चे की, यानी इस प्रकार 42 बढ़ गई वर्तमान आयु तक। तो टोटल आयु कितनी होगी वर्तमान में 192। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1 वर्ष पहले पत्नी और बच्चों की औसत आयु। तो औसत आयु फिर दे रखी है, यहां से कुल आयु निकाल लूंगा। औसत आयु दे रखी है 28, और कुल आयु देखिए, कुल आयु अपॉन संख्या, संख्या कितनी है 5, क्योंकि इस बार तो पिता है नहीं। तो 28 इंटू 5 कितने हो गए 140। यानी वर्तमान आयु तो ये रही, और 1 साल पहले इन पांचों की औसत आयु कितनी है, टोटल आयु कितनी है 140। तो एक एक सभी की बढ़ गई, तो एक एक सभी की बढ़ गई, यानी 5 बढ़ गई। तो वर्तमान में कितनी होगी 145। अब सीधी सी बात है, यहां अपने पास छयों की कुल आयु कितनी है 192, यहां पांचों की कुल आयु कितनी है 145। अब ये बड़ी है, यहां 6 व्यक्ति हैं, यहां 5 व्यक्ति हैं, और वो जो एक व्यक्ति नहीं है वो पिता है, उसके कारण इनका डिफरेंस आएगा। और आप डिफरेंस आप निकाल सकते हो, वो कितना आएगा 192 में से आपको 145 सब्सट्रैक्ट करने हैं। ये 7 आ गया, ये 4 आ गया, यानी जो पति की यानी पिता की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 47 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which number squares when multiply 10 will be exactly divisible by 30 36 and 40। 10 से गुना करने पर किस संख्या का वर्ग 30 36 और 40 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पीजीटी टीजीटी में देखने को मिलेंगे, मतलब एलडीसी या दास ग्रेड असिस्टेंट स्टेनोग्राफर में तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन पीजीटी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टीजीटी में पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए। तो सबसे पहले जो अपने को एक संख्या है, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखाता हूं। कहता है एक संख्या है, संख्या मान लीजिए n है, उसका स्क्वायर कीजिए और स्क्वायर करने के बाद उसको 10 से गुना कीजिए। जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में 30 का भी डिवाइड जाता हो, 36 का भी डिवाइड जाता हो और 40 का भी डिवाइड जाता हो, तो मुझे वो संख्या बताइए क्या होगी। बाय ऑप्शन से करेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा, बाय ऑप्शन से करेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा। अब क्या दे रखा है, एक संख्या है, संख्या का पहले क्या करना है वर्ग, वर्ग करने के बाद उसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर अपने को डिवाइड करना है, और जो डिवाइड गया चला वो हमारा आंसर होगा। तो मैं बाय ऑप्शन आपको उठा के दिखाता हूं। तो सबसे पहले बाय ऑप्शन उठाता हूं 6। क्या उठाता हूं 6। 6 का पहले क्या करना है वर्ग, 6 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा 36, और 36 को मैंने क्या क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 360। अब मुझे क्या करना है सब में डिवाइड करना है 30 का। अगर मैं 30 से काटता हूं तो ये पूरा पूरा कट रहा है 12 पर। अब मैं फिर 36 से काट के देखता हूं तो 36 से पूरा पूरा 10 पे कट रहा है। फिर मैं 40 से काटता हूं
तो 40 पे पूरा 9 पे कट रहा है, यानी 6 ऐसा व्यक्ति है जिसका वर्क करने पर और उसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है उसमें सबका भाग जाता है। ये तो हमारा हो गया बाय ऑप्शन मेथड। क्या हो गया? बाय ऑप्शन मेथड। लेकिन इसका एक और शॉर्ट वे है। आपको क्या करना है, जो संख्याएं दे रखी हैं इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आएगा 360। अब आपको एलसीएम तो निकालना आता है। एलसीएम पहले 30 का अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 30 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। 36 के फैक्टर होंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। और 40 के फैक्टर होंगे कितने होंगे? 2 की स्क्वायर इंटू 5। 2 की स्क्वायर सॉरी 2 की 3 इंटू 5। यहां से एक तो 2 की 3 निकल जाएगा यानी 8, एक 3 निकल जाएगा और एक 5 निकल जाएगा। यहां से आप 3 की स्क्वायर निकल जाएगा और एक 5। यहां से आप एलसीएम निकाल सकते हैं और एलसीएम आएगा हमारा 360। क्या आएगा? 360। एलसीएम तो क्या आएगा? 360। तो आप क्या करना होगा, संख्या है, संख्या का वर्ग उसको 10 से मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। अब आप एक एक करके मान रखते रहिए। पहला मान रखता हूं मैं 112। 12 का स्क्वायर करता हूं 144। 144 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है? 1440, जो कि आना कितना चाहिए था? 360, जो कि गलत है। तो अब मैं एक ऑप्शन और रखता हूं। वो ऑप्शन देखिए, वो ऑप्शन कौन सा है? वो ऑप्शन है 8। 8 का स्क्वायर करता हूं 64। 64 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 640। आना कितना चाहिए? 360। ये ऑप्शन भी गलत। 6 रखता हूं, 6 की स्क्वायर होती है 36। 36 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है कितना? 360, जो कि हमारा बिल्कुल इक्वल है। एक तरीका तो ये था। और दूसरा तरीका मैंने बाय ऑप्शन से सेट कर रखा है। आप डिवाइड करके देखते रहना, कोई भी 6 के अलावा कोई भी पूरा पूरा नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो कारें एक साथ रेस में दौड़ना शुरू करती हैं। दो कारें रेस में दौड़ना शुरू करती हैं। एक कार 180 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलती है, दूसरी 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ती है। समय में अंतर ज्ञात कीजिए जिसमें कारें 90 किलोमीटर प्रति सेकंड की दौड़ को पूरी करती हैं। अब वो ये क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है? वो कहता क्वेश्चन को कह क्या रहा है, अपने पास दो कारें हैं, एक कार तो ए है, एक बी है। ये क्या कार करती है? ये एक घंटे में 180 किलोमीटर दौड़ती है। यानी अगर मैं एक घंटा इस कार को चलाऊं तो 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। और दूसरी कार कहती है कि वो एक सेकंड में 40 मीटर दूरी तय कर लेती है। तो दोनों की अपने पास स्पीड दे रखी है। और स्पीड देखिए कैसी है, एक तो चलता है किलोमीटर में और एक चलता है मीटर में। यानी दोनों की जो वेरिएबल्स हैं, लास्ट विमाएं हैं, वो अलग अलग हैं। अपने को पहले तो सेम करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। ए एक घंटे में 180, बी एक सेकंड में 40 मीटर। फिर वो कहते हैं अगर वो 90 किलोमीटर प्रति सेकंड की दौड़ती हैं, वो इतनी दूरी तय कर लेती है 90 किलोमीटर, तो बताइए उनके बीच में समय का अंतर क्या होगा जब वो इतनी दूरी तय कर लेंगी? तो ए कितना समय लेता है, बी कितना समय लेता है, उनके समय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास लास्ट में सेकंड में पूछा है ये भी सेकंड में है, लेकिन यहां देखिए यहां ये घंटे में है, तो इसको मैं सेकंड में तब्दील कर लूंगा ताकि तीनों क्या हो जाएंगे? तीनों सेकंड में हो जाएंगे। तो यहां अपने को दे रखा है किलोमीटर प्रति आवर्स। एक बहुत अच्छा वे है, मैंने आपको ट्रेन्स वाले मेथड में आपको बताया हुआ है कि 1 किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये 5/18 कैसे आया मैंने वहां बता रखा है, और यहां भी मैंने बता रखा है कि ये कैसे आया। किलोमीटर को मीटर में बदला, 1000 आ गए। घंटे को सेकंड में बदला तो कितने आ गए? 3600। अब मैंने इनको काटा, डबल जीरो डबल कट गई, ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 36, यानी ये 5/18। तो मैंने अभी बताया था किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए पहली जो कार की स्पीड है वो कितनी है? पहली कार की स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति आवर्स।
ये हावर्स में दे रखी है। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 10 पर कट गया। तो पहली जो कार की स्पीड आ गई वो आ गई 50 मीटर प्रति सेकंड। कितनी आ गई? 50 मीटर प्रति सेकंड। तो पहली कार की स्पीड मैंने यहां से स्टूडेंट निकाल ली 50 प्रति, यानी 1 सेकंड में वो कितना चलती है? 50 मीटर। और दूसरी कार तो पहले से बेचारी ऑलरेडी 1 सेकंड में 40 मीटर चल रही थी, तो दोनों की दूरी मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर ली। अब मैं इनका टाइम टेकिंग लेता हूं कि ये 90 किलोमीटर कितने टाइम में चलती हैं, तो कितना टाइम लेती हैं, और अपने से टाइम का अंतर पूछा है। और आपको पता है टाइम निकालने का वे होता है, एक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डी अपॉन टी, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम का जो सूत्र बन जाएगा वो बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस होनी चाहिए और स्पीड होनी चाहिए, तो अपने टाइम निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहां से मैंने क्या निकाल ली? स्पीड तो निकाल ली मैंने, एक 50 और एक 40, यानी दोनों की स्पीड आ गई। अब दोनों का डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस सेम थी 90 किलोमीटर, तो पहले को भी 90 किलोमीटर चलना था, दूसरे को भी 90 किलोमीटर चलना था। 90 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मैं 1000 से कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि ये मीटर है ऊपर। तो ये देखिए यहां अपने को जो था स्टूडेंट वो था 90 किलोमीटर प्रति सेकंड, और अपने जो स्पीड निकाली है वो मीटर प्रति सेकंड में निकाली है। तो 90 इंटू 1000, तो ये कितने आ गए? 90,000 मीटर, और अपॉन डिवाइड कर दूंगा 50। तो जैसे ही 50 से डिवाइड करता हूं तो स्टूडेंट यहां से अपने कार एक का टाइमिंग डिस्टेंस आ चुका है। कितना आ चुका है? टाइमिंग डिस्टेंस देखिए कितना आ चुका है? 1800 सेकंड। कितना आ चुका है? 1800 सेकंड। उसी प्रकार जो सेकंड कार है उसकी भी अपने टाइम निकाल सकते हैं। तो 90 किलोमीटर चलना दोनों कारों को, तो 90,000 निकाल लिया, और भाग किसका दूंगा? 40 का। तो यहां से 40 का भाग दूंगा तो 2250 आ जाएगा। पहली कार 1800 सेकंड ले रही है, दूसरी कार 2250 सेकंड ले रही है, तो दोनों कार के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 450 सेकंड का। हूबहू क्वेश्चन DSSB PGT हिस्ट्री मेल में पूछा गया है स्टूडेंट, बस आपको डिजिट चेंज कर दिए गए थे, क्वेश्चन बिल्कुल डिटो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार लागत पर 540% लाभ कमाता है। यदि लागत में 60% की वृद्धि होती है जबकि विक्रय मूल्य समान रहता है, तो विक्रय मूल्य और नए लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए कहना क्या चाह रहा है कि लागत, लागत माने कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर 540% लाभ मिलता है। अब कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता क्या है, तो अब मान लीजिए 100, मैं मान के दिखाता हूं आपको। तो कॉस्ट प्राइस यहां 100 था, कितना था? 100, और मुझे प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 540% का। कितने का? 540% का। ये क्वेश्चन मैंने आज आपको पोल में पूछा था, और मैंने आज का आंसर पहले से दे रखा है वहां पोल में। कॉस्ट प्राइस 100 है, और वो कह रहा है कि 540 पर जब उसको बेचता है लाभ कमाता है। लाभ कब कमाता है? जब बेचता है। तो मैंने उसको 540% लाभ पर बेच दिया, तो सोचो कितने का बेचा होगा। तो 100 का 540% निकालता हूं तो लाभ आया 540, तो यानी मेरा जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा? 640। तभी तो 540 आएगा, 100 में खरीदी थी और 640 में बेचती, तभी तो 540% का लाभ हुआ। अब वो कह रहा है लागत में 60% की वृद्धि कर दो, यानी जो लागत पहले कॉस्ट प्राइस 100 थी, अब उसमें 60% की वृद्धि कर दो, यानी 100 से कितना कर दो? 160 कर दो। और विक्रय मूल्य समान रखो, यानी उसको भी 60% बढ़ाने पर भी विक्रय मूल्य कितना आ रहा है? 640। तो बताइए नए लाभ, इसमें जो लाभ आएगा और ये जो विक्रय मूल्य है, इनका रेशो बताइए। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक वस्तु थी जो 100 रुपए में खरीदी गई थी, उसको 540% लाभ पर बेच दिया, यानी कितने में बेचा? 640 में। अब वो कह रहा है कि लागत में 60% की वृद्धि कर दो, यानी अब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 160, लेकिन विक्रय मूल्य दोनों का समान रहेगा। इसका भी विक्रय मूल्य कितना है? 640। तो इसमें जो लाभ हुआ है और इसका जो विक्रय मूल्य है, दोनों का रेशो निकालो। तो इसका जो लाभ हुआ है ना स्टूडेंट, वो हुआ 480 रुपए का। कितने रुपए का?
480 रुपए का, 480 रुपए का, क्योंकि यहां तो अपने को लाभ दे रखा था, यहां लाभ नहीं दिया, तो यहां से लाभ निकाल लिया, यहां से लाभ आया 480 रुपए और क्रय मूल्य कितना है 640 रुपए। तो नया लाभ कितना है 480 और विक्रय मूल्य कितने 640। तो दोनों का रेशो निकाल लिया, एक जीरो से जीरो कट गई, 16 का टेबल से काटूं तो 16 थी 48 और 16 चौके 64, यानी 3/4 हमारा आंसर आ चुका है। तो देखिए स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाई चार्ट वाला जो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाई चार्ट एक महीने के लिए किसी विशेष परिवार के विभिन्न प्रकार के खर्चों को दर्शाता है, यानी एक चार्ट दे रखा है जो अलग अलग खर्चे को बताता है। यदि महीने के लिए बिजली पर खर्च होने वाली राशि 4500 रुपए है, तो परिवार द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी वो कितना खर्च करता है अपने को टोटल बताना है। अपने को एक चीज दे रखी है कि वो बिजली पर 4500 रुपए खर्च कर रहे हैं। कितने खर्च कर रहे हैं 4500 रुपए। लेकिन अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो बिजली पर कितने परसेंट खर्च कर रहे हैं, यानी मैं डिजिट में देखूं तो 30 यूनिट यानी 30%, यानी 30 इकाई वो बिजली पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन पैसों में कितने खर्च कर रहे हैं वो 45, और वैसे यूनिट में कितने खर्च कर रहे हैं 30। तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4500 रुपए। रुपयों में तो 4500 रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन यहां कितना भाग दे रहा है वो बिजली का 30% या 30 भाग दे रहा है। तो एक भाग की वैल्यू आ गई यहां से 4500/30। तो एक जीरो से जीरो कट गई, यानी यहां से एक यूनिट की यानी एक भाग की वैल्यू आ गई 150। कितनी आ गई 150। और वो कितने भाग खर्च कर रहा है। अगर आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा होगा मेरा डीआई का, मैंने कहा था एक जो पूरा गोला है लगभग 360 खर्च करता है। कितना खर्च करता है 360। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई 150। और यहां से अगर मैं 360 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 150 को 360 से मल्टीप्लाई कर लेना स्टूडेंट, वो हमारा आंसर होगा। डबल जीरो आ जाएगा, 15 6 के 90, 9 आ गया, 15 3 45 और 9 कितने 54। यानी वो पूरा घर का जो खर्च होगा वो लगभग 54,000 रुपये होगा। आंसर देखते हैं स्टूडेंट इसका क्या होगा, जो पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बार चार्ट शो द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट over a period of time. What is the difference between the highest to production, the lowest to production? यानी अपने को यहां गेहूं की एक चार्ट बताया गया है। कहता है कि अपने को डिफरेंस बताना है। डिफरेंस क्या बताना है, हाईएस्ट टू प्रोडक्शन का और लोएस्ट टू प्रोडक्शन का डिफरेंस बताना है। तो हाईएस्ट टू प्रोडक्शन कहां हो रही है, एक तो यहां हाईएस्ट हो रही है और एक यहां हाईएस्ट हो रही है। यानी हाईएस्ट प्रोडक्शन तो हमारे पास होगी स्टूडेंट 45/54, यानी कितनी होगी 9900। इतनी तो हाईएस्ट हो गई। और लोएस्ट निकालूं तो लोएस्ट प्रोडक्शन कहां हुई, एक तो यहां हुई और एक यहां हुई। 21 और 25 कितने हो गए 46। तो यानी 4600 लोएस्ट प्रोडक्शन होगी दो। तो इनका डिफरेंस बताना था, डिफरेंस निकाल लो स्टूडेंट, 0035। तो कितना आ गया 5300 टन। ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, दो हाईएस्ट और दो लोएस्ट प्रोडक्शन का डिफरेंस 5300। तो देखिए 5300 आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल सही हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, आयतित चित्र एक खास समय की अवधि में कोयले की आयात को दर्शाता है। इस अवधि के लिए आयात की औसत राशि ज्ञात कीजिए। क्या निकालनी है औसत राशि। औसत आपको ध्यान होगा, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, योग अपॉन संख्या, योग अपॉन संख्या। यानी संख्या कितनी है 5 साल, 5 साल 1 2 3 4 5, यानी संख्या तो कितनी है 5 साल। और 5 सालों में वो कितना कोयला एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले साल स्टूडेंट वो 16,500 टन कोयला आयात करते हैं, दूसरे साल 19,000, तीसरे साल 21,500, चौथे साल 22,000 और पांचवें साल 26,000। यानी वो 5 साल में इतना कोयला
आयात करते हैं। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 1,05,000 आता है स्टूडेंट, इतना आता है, सॉरी लगभग इतना आपके सामने दे रखा है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो आता है 1,05,000, यानी ये तो मेरे पास क्या आ गया टोटल। आपको पता है एवरेज क्या होता है, टोटल अपॉन नंबर्स। तो नंबर कितने हैं, वर्ष 5, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा, 21 5 105 होता है, तो कितना आ गया 21,000। तो 21,000 स्टूडेंट हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि थर्ड आंसर है। ये थे स्टूडेंट एनटीटी एग्जाम जो एक शिफ्ट थी, उसमें जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।